हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है भारत अनुरागी और आप आ चुके हैं अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम आज बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको पूरी बुक में भी यूज करना है और अपने रियल लाइफ में भी यूज करना है। तो ये चैप्टर आपका जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर नंबर 2 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलते हैं कि आप इसको हर जगह पर यूज कर सकते हो। इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलते हैं कि इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते हो, बिजनेस लाइफ में भी यूज कर सकते हो और हमारे एग्जाम में तो ये यूज में आने ही वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये चैप्टर मैं चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 के मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी है, लाइव स्ट्रीम लेक्चर्स भी हैं और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको बताई थी कि आपको बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, आप कैसे बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन करोगे, क्या वो पैटर्न फॉलो करोगे जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स 90% से ज्यादा आ सके। वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। आज हम 1 घंटे का सेशन लेने वाले हैं और इस 1 घंटे में हम लोग जितने प्रिंसिपल्स हो सकते हैं उतने प्रिंसिपल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपने बारे में। मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूँ। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। आप अनअकैडमी में सर्च करेंगे जाके ऐप में या वेबसाइट पे, तो मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहाँ पे। मैं लगभग 6 महीने से अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ। मैंने कई सारे कोर्सेज वहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का और 11th इकोनॉमिक्स, 12th इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मैंने वहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। कुछ मेरे फ्री कोर्सेज भी हैं वहाँ पे, कुछ स्पेशल कोर्सेज भी हैं, कुछ प्लस कोर्सेज भी हैं। प्लस कोर्सेज देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बाकी कोर्सेज आपके लिए फ्री रहते हैं, वो आप ऐसे भी बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी देख सकते हैं। तो ये मेरे बारे में था, जो लोग पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे थे। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। अन अकेडमी ने एक बैच क्रिएट किया है। ये देखिए, एक बैच क्रिएट किया है जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स में बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और इंग्लिश, ये चार के चारों आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के अंदर, ये सारे कवर किए जाएंगे इस बैच के अंदर। अब आप बोलोगे सर टीचर 3 है, तो यहाँ पे ये मैम अनीताचार्य मैम ये आपको इंग्लिश पढ़ा रही है वहाँ पे। मेरा नाम भारत आपको मैंने बता ही दिया। मैं आपको और इकोनॉमिक्स बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। और ये है प्रियजन मैम, ये आपको अकाउंटेंसी पढ़ा रही है वहाँ पे। तो ये लाइव क्लासेस चलती है बेटा वहाँ पे अन अकेडमी पे, अन अकेडमी प्लस पर। यहाँ पे लाइव क्लासेस चलती हैं। इनके टाइमिंग सबके 4 बजे के बाद से स्टार्ट होते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप प्लीज इन क्लासेस को अटेंड करिए अगर आप 12th में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको A to Z, इन क्लासेस में आपको A to Z पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। यहाँ से कोर्स स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर के लास्ट चैप्टर तक। आपकी केस स्टडीज, आपके क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशंस, सब चीजें यहाँ पे इस प्लस कोर्स के अंदर आपको कवर करवाई जाएंगी। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप अदर सोर्सेज पे डिपेंड रहने से अच्छा यहाँ पे प्लस कोर्स ज्वाइन कर लीजिए एक बार। आपको पूरे साल की प्रिपरेशन आपकी एक ही जगह पे हो जाएगी। लॉकडाउन में आप लोग वैसे भी कोचिंग वगैरह जहाँ पे या तो जा नहीं पाएंगे, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, तो घर पे बैठ के पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक बैच लॉन्च जो हुआ है इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज की तैयारी घर पे बैठ के हो जाएगी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे पहले नया नया पढ़ा रहा है। ये मैम नंबर 1 एजुकेटर है अनअकैडमी पर। 2 मिलियन से ज्यादा इनके वॉच मिनट्स है वहाँ पे। बहुत ही अच्छे अकाउंटेंसी पढ़ाती है, वॉकिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाती है मैम। मैं 4 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुका। मैं 4 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, साथ में मैंने MBA, M.Com, B.Ed ये सब किया हुआ है। और ये मैम 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रही है। तो आपको यहाँ पे हर जगह पे एक्सपीरियंस टीचर्स मिल रहे हैं जिनके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, जो आपको एग्जाम क्रैक करने में पूरी तरह से मदद करेंगे। तो इस पूरे बैच का नाम है लेट्स क्रैक कॉमर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा बेटा। अगर आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है तो आपको वहाँ पे प्लस कोर्सेज में क्या होता है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और सब्सक्रिप्शन की फीस लगेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा जो भी है, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप
6 मंथ का भी ले सकते हैं और 12 मंथ का भी ले सकते हैं, इनमें से कोई ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपको पर मंथ आपका कॉस्ट बहुत कम पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए पर मंथ आपको 2500 पड़ रहा है और आप 6 मंथ का ले रहे हैं तो आपको वही 1600 रुपीज करीब पड़ रहा है, और 12 मंथ का एक साथ सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो वही कोर्स आपको 1000 रुपये करीब में पड़ रहा है पर मंथ का। तो 1000 रुपये पर मंथ में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो रही है, सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं, सभी सब्जेक्ट की। और मैं आपको प्लस कोर्स का फीचर बता दूं, अगर आप प्लस क्लास ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी की, तो उसमें आपको एक तो लाइव सेशंस मिलते हैं सभी क्लासेस के। उसके अलावा जितने भी एजुकेटर्स वहां पे पढ़ा रहे हैं, जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, उनके जितने भी कोर्सेज हैं वो उन सबका एक्सेस आपको मिल जाता है, वो सभी आप एक्सेस कर पाते हो, सभी कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, आपके हर चौथा सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो आप टीचर के साथ, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ये सारे फीचर्स वहाँ पे प्लस कोर्सेज में दिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मैं आपको एक और ऑफर दे सकता हूँ, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो वहां पे ये कोड यूज कर लीजिएगा, बी अनुरागी 10, ये रेफरल कोड है। अगर आपने ये कोड यूज कर लिया, कूपन कोड जिसको आप लोग बोलते हैं, ये कोड आपने यूज कर लिया तो आपको किसी भी कोर्स में आप कोई भी ले लीजिए, 1 मंथ का ले लीजिए, चाहे 3 मंथ का, चाहे 6 मंथ का, चाहे 12 मंथ का, इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 मंथ का न लीजिए, सबसे महंगा यही पड़ रहा है, 3 मंथ का उससे ज्यादा महंगा पड़ रहा है। अगर आप हो सके तो 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सबसे सस्ता पड़ेगा, आप 12 महीने तक सारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, आपके एग्जाम तक की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो आप 10% आपको ऑफ मिल जाएगा अगर मेरा कोड आप यूज करेंगे तो आपको ये और सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा ना बकवास करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। तो जहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो हम लोग आगे शुरू करने वाले हैं, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैं बाकी चीजें ज्यादा नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंस फीचर्स वगैरह ये सब डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आज आपको सीधे प्रिंसिपल्स ही पढ़ाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा हमें पहले पता होना चाहिए प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल को आप बोल सकते हो एक गीता का ज्ञान, जैसे हम लोग मानते हैं ना कि गीता का ज्ञान परम सत्य है, गीता में लिखी हर बात सत्य है, वैसा जो वहां पे वैसा ही होगा, वैसा ही ये भी प्रिंसिपल्स भी कुछ वैसे ही होते हैं, ये फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, किसी चीज के बारे में ट्रूथ बताते हैं, किसी चीज के बारे में परफेक्ट बताते हैं कि ये चीज जैसी है वैसी है, उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, एक बिल्डिंग है और आप यहाँ पे खड़े हो, और बिल्डिंग से आपने छलांग लगा दी, 20 मंजिल की बिल्डिंग थी, ये क्या किया आपने, कॉज किया, आपने कुछ ना कुछ हरकत की, और इसका इफेक्ट क्या होगा, आप कूदोगे तो नीचे लेकिन पहुंचोगे ऊपर, सीधे ऊपर पहुंच जाओगे, मतलब डेथ हो जाएगी, कोई भी ऊपर से कूदेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये कॉज एंड इफेक्ट है, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, 20 मंजिल से कोई नीचे कूदेगा तो वो मरेगा ही मरेगा, ये बिल्कुल कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है, किसी चीज को सच्चाई को बता रहा है। वैसे ही कुछ आम बातें हैं, बिजनेस के अंदर बहुत सारी आम चीजें होती है, नॉर्मल चीजें होती है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में, तो वो चीजें डिस्क्राइब कर दी गई हैं। अगर हम उन चीजों को फॉलो करते हैं तो हमें बहुत ही मदद मिल जाती है और हम बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सकते हैं, जिस भी संस्था में हम लोग काम करते हैं। तो यही प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि कैसे हम आगे की ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं, और हमें गाइड करते हैं किस चीज में, यही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हमें बताते हैं, सच्चाई बताते हैं किसी चीज की, और हमें इससे हेल्प मिल जाती है डिसीजंस लेने में, और आगे अपने एम्प्लॉयज का बिहेवियर समझने में, डिसीजन मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। हमें इन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है, वो सच्चाइयों के बारे में जानना है जो हमें मदद करेंगे बिजनेस में, गाइड की तरह काम करेंगी और डिसीजन लेने में मदद करेंगे। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में आपको फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको प्रिंसिपल्स का मीनिंग देखना होता है, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं, फिर हम लोग फीचर्स देखते हैं प्रिंसिपल्स के, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो भी फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी पढ़ते हैं। इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ते हैं, फिर प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स में क्या क्या पढ़ते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताता हूँ फिर प्रिंसिपल जितने भी है वो पढ़ते हैं। दो राइटर्स के प्रिंसिपल है उनके बारे में मैं बताऊंगा, दोनों के जो दो महान लोग हुए मैनेजमेंट के गुरु जिनको बोला जाता है, उनके प्रिंसिपल्स हैं दो लोगों के, उनके दोनों के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। और फिर हम मॉडर्न टेक्निक्स देखेंगे कुछ आज की डेट में जो यूज हो रही हैं, और उसके अलावा हम दोनों ही इन दोनों के बीच में, फर्स्ट महान व्यक्ति सेकंड महान व्यक्ति, दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे और दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज भी देखेंगे। ये सब टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं। तो मैं आज आपको प्रिंसिपल्स बस पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने फीचर्स है, ये मैं आपको आज की क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंस है ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैं प्लस कोर्स में वहाँ पे पढ़ाऊंगा। वहाँ पे प्लस कोर्स में अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है,
फर्स्ट चैप्टर का एक क्लास हो चुका है, तो अगर आप बाकी क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको सारा कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा। तो मैं होप आपको लगता है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सेकंड चैप्टर से प्रिंसिपल्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पहला महान व्यक्ति है जिसको हम लोग हेनरी फ्योल, ये व्यक्ति थे हेनरी फ्योल। इनका जन्म जो हुआ था 1841 में हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी 1925 में हुई थी। हैंडसम से बड़ऊ जी लग रहे हैं ये, मस्त हेयर कट है, देखो बाल को हाईलाइट भी कैसा कराया है, हाईलाइट लगाया हुआ है। अब हम इनको ज्यादा नहीं कलर करेंगे। सुनिए यहाँ पे, ये वो व्यक्ति हैं, इनके बारे में पहले हम जानते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया है, वैसे मैनेजमेंट में इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा ज्ञान दिया है और इसके ज्ञान को हमें हर जगह पे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ बिजनेस में या किताबों में, अपने घर में भी इसके ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी का ज्ञान आज हमें पढ़ना है। तो इस व्यक्ति ने क्या ज्ञान दिया, वो सुनो। इस व्यक्ति का ज्ञान का लेने से पहले हम इस व्यक्ति के बारे में जानेंगे। तो इस व्यक्ति को ना बोलते हुए हेनरी फ्योल जी को हम जानेंगे। फ्योल जी का ज्ञान हम लोग लेने जा रहे हैं और फ्योल जी ने जो हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान में इनका ज्ञान इतना परम सत्य माना गया, इतना महान ज्ञान इन्होंने दे दिया कि इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड स्टडीज एंड थॉट्स बोला गया। मतलब कि फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट का टाइटल इन्हें दे दिया गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा टाइटल इन्हें दे दिया गया, इतना भारी ज्ञान दिया इन्होंने। अब आप सोचोगे ऐसा क्या ज्ञान दिया बेटा, पढ़ेंगे आज उन्हीं ज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन सोच सकते हो आप, इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है। आम मैनेजमेंट जो हर जगह पे मैनेजमेंट किया जाता उसके फादर बोले जाते थे, मैनेजमेंट के फादर। तो ऐसा इन्होंने क्या ज्ञान दिया वो देखेंगे हम लोग। पहले देखते हैं इनके बारे में। तो इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है। इनका जन्म जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस में 1841 में हुआ। ये फ्रांस में धरती पे पहली बार 1841 में पाए गए, फ्रांस के अंदर। इन्होंने डिग्री की माइनिंग इंजीनियरिंग में। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, माइनिंग की जाती है, जमीन से बहुत सारी चीजें निकाली जाती हैं। तो जो इंडस्ट्रीज इसका काम करती हैं उसको माइनिंग इंडस्ट्रीज या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का नाम देते हैं हम लोग। शायद अपन ने 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज में ये चीज पढ़ चुके हैं। आप लोग शायद ये चीज 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ चुके हो। उस डिग्री में इन्होंने इंजीनियरिंग की। तो आप सोचोगे बंदा इंजीनियर है और मैनेजमेंट का ज्ञान कैसे दे सकता है। आगे बताता हूँ। इन्होंने जैसी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की, एज ए इंजीनियरिंग वर्किंग इंजीनियर की तरह काम करते हुए एक कोल माइनिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। एक कोल माइनिंग कंपनी थी, इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर थे, तो उन्होंने कोल माइनिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, वहां पे ये काम करना शुरू कर दिया। अब वो कंपनी क्या करती होगी, जमीन से कोल एक्सट्रैक्ट करती होगी। कुछ साल बाद कुछ साल बाद कंपनी की हालत कैसी हो गई, कंपनी की हालत हो गई इंसॉल्वेंसी। कंपनी का दिवाला पिट गया, मतलब कंपनी की हालत विजय माल्या जैसी हो गई। कंपनी बिल्कुल डूबने वाली थी, कंपनी के पास बिल्कुल पैसा नहीं था और कंपनी की हालत बिल्कुल खराब थी। और ऐसी खराब हालत में इनको कंपनी का एमडी बनाया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब आप लोग गैस करके बताओ मेरे को, ये मैनेजिंग डायरेक्टर किस लेवल की पोस्ट है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल या सुपरवाइजर लेवल। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा। तो चैप्टर नंबर 1 में हमें पता होगा जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह लोग होते हैं सब लोग टॉप लेवल के एम्प्लॉइज माने जाते हैं। ये किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ये टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। अब सोचो कंडीशन क्या है, बंदा डिग्री किया हुआ है, बंदे को माइनिंग इंजीनियरिंग आती है, काम भी एक कोल माइनिंग कंपनी में कर रहा है। कोल माइनिंग कंपनी में एज ए इंजीनियर की तरह ज्वाइन हुआ है और कंपनी की हालत खराब है, कंपनी बिकने की कंडीशन में। और ऐसी कंडीशन में इस व्यक्ति को प्रमोशन दी जा रही है टॉप लेवल की पोस्ट पे। मतलब कि अब कंपनी अगर डूबेगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी। पुराने लोग जो करके गए, जो कर्मकांड करके गए, पुराने लोग तो के ऊपर है, वो तो निकल गए। लेकिन बेटा अगर आज की डेट में कंपनी बंद होती है तो सारे जिम्मेदारी उसकी किसकी आएगी, सर्वाइवल और वेलफेयर की जिम्मेदारी किसकी होती है, टॉप लेवल की होती है। अब ये टॉप लेवल के एम्प्लॉय है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं और पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इनके ऊपर है। अब इन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, अपनी तरह नहीं है, अपन की तरह नहीं। अरे घाटे में जा रही है तो अपन क्या कर सकते हैं, जब डूब रही है तो और डुबाओ, बंद करो, बैठो शांति से, ऐसे थोड़ी करेंगे। इन्होंने बेटा दम लगाया, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने दम लगाया, मेहनत की और अपने कुछ तरीके इस्तेमाल किए, अपने प्रिंसिपल्स अप्लाई किए। उस टाइम पे तो प्रिंसिपल थोड़ी रहे हो, उस टाइम पे तो इसका पर्सनल ज्ञान रहा होगा इन व्यक्ति के, वो पर्सनल अपना ज्ञान यूज किया और वो सक्सेसफुल हुए। और इतने सक्सेसफुल हुए,
इतने सक्सेसफुल हुए ये कि जब ये 20 साल बाद उस कंपनी से रिटायर हुए तो वो कंपनी फ्रांस की टॉप माइनिंग कंपनी में से एक थी। आप सोच सकते हो ऐसा क्या इसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसी कौन सी काली माता आई थी तो रात में दर्शन लेके गई। माता जी ने दर्शन दिए। माता जी ने बोला बेटा ये ज्ञान है तेरे को मैं दे रही हूँ इसको अपनी फैक्ट्री में यूज करने का और सक्सेसफुल हो जाने का। ऐसी कोई जड़ी बूटी तो नहीं दी होगी माता जी ने। ऐसा तो हो नहीं हुआ होगा ना। वहां पे कहाँ से माता आएगी। बोले सर वो तो क्रिश्चियन होगा तो वहां पे तो गॉड आए होंगे तो मान लो गॉड आ गए जीसस जीसस भी आ गए तो उन्होंने भी कौन सा ज्ञान दे दिया होगा। वो तो ज्ञानेश ने अपना खुद का यूज किया होगा ना। अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यूज किया होगा। अपने खुद की नॉलेज यूज की होगी तो इसने अपनी खुद की स्किल यूज की अपने खुद की नॉलेज यूज की और इतना अच्छा तरीके से उस नॉलेज का इस्तेमाल किया कि वो कंपनी जो मेजर डूब चुकी थी जो कंपनी का दीवाला पिट चुका था उस कंपनी को वहां से निकाल के टॉप लेवल तक लेकर गए। एक छोटी सी कंपनी को जो डूबती हुई कंपनी को निकाल के गाड़ी की नैया पार करवा दिया। डूबती हुई नाव की नैया पार करवा दिया। नाव डूब रही है और उसको ऐसे तरीके से यूज किया कि वो पार लग गई ऐसे ही और वो टॉप फर्स्ट आई रेस में। पहले तो बाउंड्री तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बाउंड्री तक भी पहुंचे और फर्स्ट भी आए ऐसे काम भी किया। तो भैया फ्योल जी का ज्ञान बहुत ही महान ज्ञान माना जाता है। और इसी ज्ञान की जो इनको प्राप्त हुआ था जो भी जीसस जी ने इनको रात में सपने में दिया था वही ज्ञान इन्होंने अपनी किताबों में अपने आर्टिकल्स में छापा। वही ज्ञान हम तक पहुंचा। उसी ज्ञान की स्टडी हम लोग करते हैं और उसी ज्ञान को हम लोग अपने बिजनेस में भी अप्लाई करते हैं अपने आम जिंदगी में अप्लाई करते हैं और हम भी सफलता की राह पर आगे बढ़ने लगते हैं। तो आपको फ्योल जी का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। तो यार किसी का ज्ञान आप लेने जा रहे हो तो आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए ना कि कौन है। मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है। फालतू में थोड़ी मैं ज्ञान दिए जा रहा हूँ। आपको पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है और आप उसका ज्ञान लपेटे जा रहे हो लपेटे जा रहे हो। अब हमें पता चल गया किस महान व्यक्ति की नॉलेज हम लेने वाले हैं आज। किस महान व्यक्ति की नॉलेज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ो लगता है हैंडसम था वैसे। चलिए तो इनके ज्ञान में ना देखो इन्होंने जो दिए हैं वो दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने हमें दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्योल। उन्हीं बारे में बताओ। तो टोटल इस व्यक्ति ने हमें दिए हैं कितने दिए हैं। इस व्यक्ति ने हमें दिए हैं 14 प्रिंसिपल। इस व्यक्ति ने या फ्योल जी ने हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। 14 14 प्रिंसिपल्स में इनका पूरा ज्ञान सम्मिलित हो जाता है तो बहुत सारा ज्ञान है। हमारे बुक वालों ने हमें सिर्फ 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने के लिए दिए। हम इन्हीं 14 प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे और हम भी सक्सेसफुल होंगे। कितने प्रिंसिपल बेटा 14 प्रिंसिपल। 14 प्रिंसिपल हैं जो फ्योल जी ने हमें दिए हैं। एक एक करके हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। आज मुझे लगता नहीं कि 1 घंटे के सेशन में सारे प्रिंसिपल हो पाएंगे तो जितने प्रिंसिपल हो जाए हम उतने पढ़ लेंगे। बाकी के प्रिंसिपल्स को हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में लूंगा उस क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई है हेनरी फॉल का इंट्रोडक्शन। अब मैं पहला प्रिंसिपल उनका बताने जा रहा हूँ। जो पहला प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने डेवलप किया था उस प्रिंसिपल का नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। बोला काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। एक व्यक्ति के सर पर सारा बोझ ना डालें। बोल रहा है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर किसी काम का पूरा बोझ नहीं डालना चाहिए। वो बेचारा बोझ के तले मर जाएगा और वो आगे से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। बोले सर ये नहीं छपा थोड़ा सा और डिटेल में समझाया। मैं बताता हूँ बेटा एग्जाम्पल के साथ देता हूँ रुकिए। ये देखिए बोला कि अगर आप एक काम करना है आपको मान लीजिए मेरे को क्या करना है इस साल हमें 10 लाख 10 लाख यूनिट कूलर बनाने हैं। गर्मी का सीजन आ चुका है। अब हमें 10 लाख यूनिट कूलर बनाने हैं और 10 लाख यूनिट कूलर बनाकर फिर बना के रखने नहीं है शोपीस नहीं करना है उसको बेचना भी है यार। बेचोगे ना घर पे रखोगे उसको सेल भी करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग करके 10 लाख कूलर को सेल भी करवाना है। अब इस काम के लिए बोल दिया जाए कि आओ बेटा जनरल मैनेजर साहब आप ही हो जनरल मैनेजर हमारी नैया पार आप ही करवाओगे तो एक काम करो जाओ उठाओ अपने हथियार और 10 लाख कूलर बनाना शुरू कर दो। और फिर जब बन जाए तो अपने ठेला पकड़ना ठेला पकड़ना
और मार्केट में बेचने के लिए भी निकल जाना। तो क्या ऐसा करना सही होगा? क्या वो व्यक्ति अकेला व्यक्ति सारा काम कर पाएगा? बेचारा वो बोझ के तले मर जाएगा, डूब जाएगा, अगले दिन से काम पे नहीं आएगा, भाग जाएगा, वो आपको पागल और बोलेगा। तो यहाँ पे फ्योल बोलता है, यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपके दिमाग में आया ना बिल्कुल कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, बेचारे के साथ ज्यादती हो जाएगी, तो फ्योल ने भी बिल्कुल ऐसे ही बोला। फ्योल क्या बोलता है, फ्योल जी क्या बोलते हैं, ये नहीं, ये गलत है, हमें अपने काम को क्या करो, डिवाइड करो। एक व्यक्ति के ऊपर पूरे काम का बर्डन मत डालो, काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, काम को छोटे छोटे पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या किया, जनरल मैनेजर ने बोला, देखो जनरल मैनेजर था थोड़ा होशियार आदमी, बोला ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपने मेरे को जिम्मेदारी दी है ना, अपन करके दिखाएगा। बोले कैसे करके दिखा, देखो जिसने इसको जिम्मेदारी दी थी वो था इसके ऊपर, वो था ये था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। थोड़ी अलग सा लग रहा है, ये था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जनरल मैनेजर को बोला था 10 लाख यूनिट बनाने और बेचने हैं, तो जनरल मैनेजर ने बोला जी साहब हो जाएगा। वो जनरल मैनेजर था शातिर इंसान, खुरापाती खोपड़ी, खोपड़ी उसकी थोड़ी ज्यादा चलती थी। तो उसने बोला मैं क्यों अकेले काम करूं, मैं अपनी पूरी टीम तैयार करूंगा ना, टीम में काम बांटते हैं, क्यों अकेले मैं सारा परेशान होता रहूंगा। तो इसने 4 लोगों को हायर करके आया। एक को बोला तू आ जा बेटा, देख बेटा सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कूलर को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कूलर को प्रोडक्शन करवाने का काम किसका है बेटा, तेरा है, प्रोडक्शन मैनेजर। इसने फिर बोला कि मार्केट में बेचने का काम, मार्केट में इंफॉर्मेशन लाने का काम, मार्केट में कैसा डिजाइन चल रहा है, कंज्यूमर कैसा प्रोडक्ट चाह रहा है, और मार्केट में जाके बेचना, कंज्यूमर से पैसे इकट्ठा करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी, मार्केटिंग मैनेजर तेरी। फिर बोला एक व्यक्ति तुम भी आओ, इतने सारे एम्प्लॉइज को लगाएगा प्रोडक्शन मैनेजर, आगे बहुत सारे लेबर को लगाना पड़ेगा, बहुत सारे सुपरवाइजर्स को लगाना पड़ेगा, वैसे मार्केट में बहुत सारी सेल्स की टीम लगेगी। जितने भी लोग काम करेंगे ना, तो सबकी सैलरी का हिसाब किताब देखना, उनका देखना कि वो काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, टपरी तो नहीं काट रहे हैं, टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, ये सब चेक करने का काम किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सभी एम्प्लॉइज का हिसाब किताब रखने का काम तेरा। और फाइनेंस मैनेजर पूरा पैसे का हिसाब किताब किसका, तेरा। अपन शांति से लेटेगा, अपन शांति से लेटेगा, सारे टेंशन सरदर्द किसकी, तुम लोगों की। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, अपने काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और उनको एम्प्लॉइज को बांट दिया। अब इसकी सीन देखते हैं, इसको उठाते हैं। ये आया प्रोडक्शन मैनेजर, इसको समझ में आया कि जैसे ही कि 10 लाख यूनिट कूलर के बनाने हैं, तो अकेले तो ये भी नहीं बना पाएगा। इसने सोचा एक काम करता हूँ, मैं 10 सुपरवाइजर इकट्ठे करता हूँ, 10 सुपरवाइजर इकट्ठे करता हूँ। तो इसने 10 सुपरवाइजर को इकट्ठा किया, एक एक करके ऐसे करते करते 10 सुपरवाइजर्स को इकट्ठा किया। सबको बोल दिया कि देख बेटा, आपको क्या करना है, आपको एक एक लाख कूलर्स को मैन्युफैक्चर करना है, सबको एक एक लाख का टारगेट दे दिया। अब सुपरवाइजर ने भी तो बोला 1 लाख कूलर बनाना आसान बात तो नहीं है, इसके लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, इस साल ये और लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो सुपरवाइजर ने क्या किया, 4 लेबर वाले अपने अंडर में लगाए, 4 लेबर वाले अपने अंडर में लगाए। एक को बोला कि तू क्या करेगा, स्टील कटिंग करेगा। दूसरे को बोला स्टील कटिंग की मशीन चलाने का काम तेरा। दूसरे को बोला उसको शेप में फिट करने का काम तेरा। तीसरे को बोला मोटर बनाने का काम तेरा। और चौथे को बोला फाइनल फिनिश करने का काम, बल्कि उसकी फिनिशिंग करने का काम तेरा। सबको काम बांट दिया। ऐसे ही करते करते सभी सुपरवाइजर्स हायर हुए, सभी लोग हायर हुए और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो आप समझ पा रहे हो कि एक व्यक्ति अगर ये सारे काम करता, वो नहीं कर पाता इतने सारे काम, वो बेचारा पागल हो जाता, उसे आगरा में भर्ती करना पड़ता, मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ता बेचारे को, घर वालों से जूते पड़ते, वो अलग होता। लेकिन अब उसने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने काम को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो व्यक्ति एक काम करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसे सीखने में, थोड़ा कुछ समय लगेगा उसे वो काम सीखने में, लेकिन धीरे 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 वो पागल हो रहा है, नहीं नहीं, धीरे 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 वो काम सीख जाएगा, धीरे धीरे वो काम को सीख जाएगा। और जब वो काम सीख जाएगा, डेली बेसिस पे जब वही काम करते करते वो सीख जाएगा, तो वो उस काम में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। एक्सपर्ट जिसको हम लोग अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलते हैं स्पेशलाइज्ड, वो उस काम में हो जाएगा स्पेशलाइज। अब उस काम से उससे बेहतर वो काम कोई नहीं कर पाएगा। आप बेटा याद करो, वो बचपन का वो दिन जब आपने पहले, बचपन नहीं थोड़े जब बड़े हुए थे, बचपन का वो दिन जब आपने बाइक पहली बार चलाई थी,
पहली बार आप मोटरसाइकिल पे जब बैठे थे, आपने चलाना शुरू किया था, तो आप कितने घबरा रहे होंगे, गियर कैसे डालना है, कैसे आगे चलानी है गाड़ी। थो, थोड़ा थोड़ा आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ होगा। ऐसी कई सारी चीजें, आप नीचे ब्रेक लगाते समय शक्ल नीचे देखने लगते होंगे अपनी, वहां पे नजर चली जाती होगी, पत्थर के सामने से ठोक दिया। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं। लेकिन जब आप थोड़े से और चलाने लगे, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ गया वो चीज। अब आपको टेंशन ही लेनी पड़ती है। अब आप पता है कैसे बाइक चलाते होगे, ऐसे करके एक कान के नीचे मोबाइल चपा हुआ है, कान के पे मोबाइल लगा हुआ है, एक हाथ से हम लोग कुछ और कर रहे हैं, और एक हाथ से गाड़ी भी चल रही है, गियर भी अपने आप दब रहे हैं, अपने आप से स्पीड भी दी जा रही है, ब्रेक भी अपने आप लग जाती है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। हाथ अपना माइंड बिल्कुल ट्रेंड हो गया उस काम को करते करते। अब उस काम में क्या हो गए, एक्सपर्ट हो गए। तो फ्योल भी यही बोला है, एक काम का बर्डन किसी एक काम का बर्डन किसी एक इंसान पे मत डालो। किसी भी काम का बर्डन किसी एक इंसान पे मत डालो। काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। फिर एक व्यक्ति को एक टाइम पर एक ही काम करवाओ। अब जिस व्यक्ति से आप जो काम करवा रहे हो, पहले देख लो उससे वो काम बनता है कि नहीं बनता है, उसके पास उस चीज की क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उसके पास नॉलेज है या नहीं है। ये सब चीज तो ठीक है, उसको उस काम में इंटरेस्ट है कि नहीं है, बंदे को मन लगता है काम करने में कि नहीं लगता है। आपको मैं जबरदस्ती भेज दूं कि आपको कंप्यूटर चलाने में बहुत मजा आता है, लेकिन मैं भेजूं कि नहीं बेटा आपको कंप्यूटर नहीं चलाना है, आपको बुक रीडिंग का काम मिला है, आपको दिन भर बैठ के बुक्स रीडिंग करनी है, तो आपको भले ही सैलरी अच्छी मिल रही हो, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा वो काम करने में। आपको कंप्यूटर चलाने में ही मजा आता है। तो यहाँ पे आप जिस व्यक्ति को कोई काम दे रहे हो, तो उसको काम देने से पहले ये देख लो उसका उस काम में इंटरेस्ट है या नहीं है, वो काम वो अच्छे से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अच्छा उसके पास उस काम से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ये सारी चीजें देखने के बाद, जब ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं, फिर जाकर हम उसे वो काम सौंपते हैं कि हाँ बेटा अब आज से तुम परफेक्ट हो, अब ये तुम काम करो। फिर सिर्फ काम देना बस नहीं है, फिर रेगुलरली उस व्यक्ति से काम भी वही करवाते रहो, बार बार उससे वही काम करवाते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो सफल हो जाएगा और वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। फिर हमेशा ही वो उससे ज्यादा एक्सपर्ट जब कोई है नहीं, तो उससे अच्छा कोई सामान बना भी नहीं पाएगा। आया समझ में? तो एक व्यक्ति से सारा काम नहीं करवाया जाता है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये चीज हमने यहाँ पे सीखी। फ्योलॉजी का ज्ञान बहुत ही अच्छा ज्ञान था ये, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला प्रिंसिपल कि काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते क्या बोला गया, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्ट्स। छोटे छोटे हिस्सों में काम को डिवाइड करना चाहिए। स्पेसिफिक टास्क शुड बी गिवन टू वन पर्सन। एक काम किसी एक इंसान को देना चाहिए। जैसे लकड़ी काटने का काम मैंने इसको पकड़ा दिया, अब ये दिन भर लकड़ी ही काट रहा है, दिन भर लकड़ी काट रहा है। अब कुछ दिन ऐसा आएगा, एक दो दिन या 5 6 दिन बाद ये आंखें बंद करके भी लकड़ी काटेगा तो सही कटेगी। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि एक व्यक्ति को अगर पर्टिकुलर एक काम दे दिया जाए तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। लेकिन जब काम दिया जाता है तो उसकी कैपेबिलिटी देखी जाती है, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, और उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है कि वो इंसान कितना कैपेबल है वो काम करने में, उसके पास कितनी क्वालिफिकेशन है, वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, ये सब चीजें देखी जाती है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वर्क फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क। हर तरह के काम के लिए डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। जो भी फैक्ट्री में हो रहा है, चाहे वो टेक्निकल काम हो रहा है, चाहे वो मैनेजरियल हो रहा है, चाहे वो स्किल्ड काम हो रहा है, स्किल जॉब हो रही है, किसी भी तरह का काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, तो उसके लिए आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना ही है। समझ में आ गया? अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, बेटा देखो, अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो हमें फायदा क्या मिलेगा? इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से हमें फायदा क्या मिलेगा? पहली चीज, हम लोग हो जाएंगे स्पेशलाइज्ड, एक्सपर्ट नॉलेज आ जाएगी हमारे पास, एक्सपर्टीज आ जाएगी हर काम को। और जो वर्कर होगा उसका भी डेवलपमेंट हो जाएगा, जो वर्कर वो काम कर रहा होगा। लेकिन अगर हम, और एक और फायदा है, वो ओवर बर्डन फील नहीं करेगा, रिलैक्स फील करेगा काम करते समय। लेकिन अगर हमने यही काम डिवाइड ना किया और एक ही इंसान पे सारा काम का बर्डन डाल दिया, तो वो एक तो ओवर बर्डन फील करेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उसको काम करने में, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और हमारे पास कभी स्पेशल नॉलेज तो है ही नहीं पाएगी ना, हम बार बार काम को चेंज करे जा रहे हैं, कभी उसको कोई दूसरा काम करना पड़ेगा, कभी दूसरा काम करना पड़ेगा, एक काम तो हम उससे करवा नहीं रहे बार बार, तो वो एक्सपर्ट नॉलेज भी कभी नहीं आ पाएगी।
ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इफ वी वॉलेट दिस प्रिंसिपल। तो डिवीजन ऑफ वर्क आपको समझ में आ गया कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक व्यक्ति को वही काम दो जिस चीज में वो है क्वालिफाइड है, जिसमें उसकी एक्सपीरियंस है, जिस काम में करने में उसको मन लगता है, इंटरेस्ट आता है। क्लियर हो गया? पहला ज्ञान बहुत अच्छा लगा मेरे को फ्यूल का, आप उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अब आते हैं हम दूसरे ज्ञान पे। फ्यूल का दूसरा प्रिंसिपल जिसका नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। दूसरा प्रिंसिपल जो फ्योल ने हमें दिया है उसका नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे देखिए, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर्स, पावर्स टू, अब ये माउस नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, पावर्स टू है, ये क्या हो गया, पावर्स, एक मिनट कुछ दिक्कत हो रही है, पावर्स टू टेक डिसीजंस, डिसीजंस लेने की पावर्स होना, ये कहलाता है अथॉरिटी होना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन बेटा, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क, टास्क जो भी आपको दिया गया है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी टाइम पर, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। अथॉरिटी का मतलब डिसीजन लेने की पावर होना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। ये इन दो वर्ड्स का मतलब था। लेकिन बेटा अभी तो ज्ञान लेना बाकी है, तो ज्ञान लेते हैं। फियोलॉजी ने क्या ज्ञान बोला? फियोलॉजी बोलते हैं, यहाँ पे देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे सही आ गया। अथॉरिटी मीन्स पावर्स टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर होना। वहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम, काम को टाइम पर कंप्लीट करना। तो फ्योल हमसे कहता है कि देयर शुड बी ए बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, दोनों ही चीजों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। अब आप सोचो, अगर अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंडीशन क्या होगी? दिमाग लगाओ। देखो, मैं कहने का मतलब मेरा ये है, एक ये व्यक्ति हैं, ये एक ऐसे खड़ूस व्यक्ति हैं जिनके पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलाने की पावर है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पावर्स इसके पास है, मतलब जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सब इन्हीं से पूछ कर लिए जाते हैं, जो भी काम किए जाते हैं वो सब इन्हीं से पूछ के किया जाता है। तो ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे खड़ूस इंसान। हम्म। अब इनके पास अथॉरिटी ज्यादा है, इनके पास अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, सारे डिसीजन ये ले सकते हैं, कोई रोक टोक वाला नहीं है, लेकिन इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम की जिम्मेदारी बहुत कम है। तो ये क्या करेंगे, ये अगर सारा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास कुछ है नहीं है, ज्यादा काम कुछ है नहीं है, अथॉरिटी वाले, तो ये क्या करेंगे, मिस यूज करेंगे, मिस यूज करेंगे ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे होगा मिस यूज ऑफ अथॉरिटी? कोई टाइम ही नहीं फॉलो करना है, तो अरे भैया अपन दादा इंसान है, हमारे पास सारी पावर्स हैं। जैसे घर में पिताजी होते हैं, वो कैसा भी कर ले, उनका गलत गलत, कोई कुछ नहीं बोल सकता, अपना गलत तो वो जूते पड़ते हैं। वैसे ये है, इसने गलत कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दूसरा गलत कर दे तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसने गलत कर दिया तो कोई इसको कुछ बोलने वाला नहीं है, किसी दूसरे ने गलती कर दी तो उसको पता लगे बहुत सारा फाइन लग गया। तो इनके पास इनकी पावर्स है, बहुत ताकतवर इंसान है। मोदी जी कहीं पे भी घूम ले कोई कुछ नहीं बोलने वाला, अपन घूम के दिखाए पैसा लग जाएगा। यहाँ पे इनके पास भैया बहुत पावर्स है। तो कभी कभी अगर किसी मैनेजर के पास ज्यादा पावर दे दी जाती है, किसी मैनेजर को ज्यादा पावर दे दी जाती है, या किसी एम्प्लॉय को ज्यादा पावर दे दी जाती है डिसीजंस लेने की, तो वो क्या करता है, मिस यूज कर सकता है उस पावर्स का। आलसपन, लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, डिले इन वर्किंग, ये सब काम कर सकता है अगर उसके पास पावर्स ज्यादा है। दूसरे नंबर पे एक और कंडीशन लेते हैं, कोई मैनेजर है जिसको पावर्स नहीं दी गई, बेचारा रो रहा है, उसके पास पावर नहीं है, बस उसके पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसको बोला है कि देख तेरे तेरे को ये भी कंप्लीट करने का, तेरे को वो भी करने का, तेरे
सारी जिम्मेदारियां उसके सर पे थोप दी गई हैं। वर्कर कोई भी काम करेगा, सारा काम उसके ऊपर है, सारे डिसीजन उसी को लेने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत उसके पास है। काम की जितनी भी जिम्मेदारियां वो सब हमने उसी इंसान के ऊपर थोप रखी है। अब क्या होगा, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर है, तो इसे जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, बहुत सोच सोच के भी काम करना पड़ेगा, और बहुत सारा काम करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्योंकि ज्यादा है और अथॉरिटी है नहीं। अब हर काम को करने के लिए इससे किससे पूछना पड़ेगा, इससे पूछना पड़ेगा कि क्या मैं ये काम कर लूँ, क्या मुझे प्रोडक्शन करना है तो मैं रॉ मटेरियल खरीद लूँ, मुझे सेलिंग करने के लिए मार्केट को माल में बाहर भेज दूँ, पैकिंग कितने की रखूँ, कितना प्रोडक्शन करूँ, कितना सामान बनाऊँ। हर काम को करने से पहले इसे किससे पूछना पड़ेगा, जिसके पास वो डिसीजंस लेने की पावर होगी। तो यहाँ पे फ्योल हमें ज्ञान देता है। फ्योल जी ने हमें यहाँ पे ज्ञान दिया, उसने बोला इन सब झंझटों में नहीं पड़ने का है, ये सब फालतू के चोचले हैं, ये सब चीजें नहीं करनी है हमें। हमें क्या फॉलो करना है, हमें ये प्रिंसिपल फॉलो करना है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर्स किसी के पास ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, पावर कम है, या फिर पावर्स ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने बोला अथॉरिटी हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर रहनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को अगर आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने की जिम्मेदारी देते हो, अगर आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने की जिम्मेदारी देते हो, तो उसे उस काम से रिलेटेड अथॉरिटी भी दीजिए, उसे उस काम से रिलेटेड अथॉरिटी भी दीजिए, ताकि उसे अपने डिसीजन लेने से पहले किसी से पूछना ना पड़े। जो भी उसका काम है, उस काम से रिलेटेड उसे बार बार किससे पूछना ना पड़े, वो अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले सके, इसलिए उसको अथॉरिटी दे दीजिए। और अगर किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो उसको उससे जिम्मेदारी भी दो, वो काम भी पकड़ा उसके लेवल का, पता लगे सारे अधिकार दे के रखे हैं, काम धाम कुछ है नहीं है, पड़े रहना है, बैठे रहना है, खाते रहना है, लेटे रहना है, कोई काम नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, ताकि वो भी एक्टिव रहे, वो अपने अथॉरिटी का मिसयूज ना करे। और किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसको अथॉरिटी भी दो, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ में दब ना जाए और अपने अपने डिसीजंस खुद ले सके। तो काफी टेक्निकल था ये। अगर हम ऐसा करेंगे तो वर्कर्स के माइंड में बना रहेगा सेटिस्फेक्शन, वर्कर्स हमारे संतुष्ट बने रहेंगे, खुशी खुशी काम करते रहेंगे, खुशी खुशी नाचते खेलते रहेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती रहेगी, और कभी कभी भी डिले नहीं होगा डिसीजंस लेने में, कभी भी डिसीजंस लेने में डिले नहीं होगा। हमेशा ही हमेशा ही हमारा काम जो होगा वो टाइम पे खत्म होगा, हमारा काम कभी भी लेट खत्म नहीं होगा। समझ में आया क्या? ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल। अब हम आते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे। थर्ड प्रिंसिपल का आपका नाम है डिसिप्लिन। बचपन से सुनते आ रहे हो, डिसिप्लिन में रहने का, डिसिप्लिन में रहने का, डिसिप्लिन में रहने का, डिसिप्लिन में रहने का। ये डिसिप्लिन है क्या? हिंदी में अनुशासन बहुत बार सुना होगा, निबंध भी बहुत लिखे होंगे बचपन में टीचर्स का फेवरेट टॉपिक होता था ऐसे लिखवाने का, डिसिप्लिन पे ऐसे लिख दीजिए, अनुशासन पे निबंध लिख दीजिए। वही अनुशासन बेटा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। बिना डिसिप्लिन के ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती है। अगर कुछ भी काम कभी भी हो रहा है, जैसे आपकी जिंदगी अभी फिलहाल चल रही है, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है लाइफ में, तो बेटा ऐसे लाइफ के आप सक्सेस हो सकता है हम लोग ऐसे में हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते। हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि इतने बजे उठना ही उठना है, इतने बजे उठ के इतनी पढ़ाई करनी ही करनी है, इतना टारगेट अचीव करना ही करना है, अपने माइंड को इम्प्रूव करना ही करना है, अपने आप को अपग्रेड करना ही करना है, अपनी नई नई स्किल्स को लर्न करना ही है। तो ये हम लोग जब डिसाइड कर लेते हैं इतने बजे ये काम करेंगे, इतने बजे वो काम करेंगे, और वो काम करेंगे करें, तो हम अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हैं। और सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने अंदर एक डिसिप्लिन रखें, हम जो चीज़ डिसाइड करें उसको उसी एग्जैक्ट टाइम पर वो काम कर पाए। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, डिसिप्लिन। अब फ्योल ने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन की बात की है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आप छोटी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग किसी भी तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, वहां पे फ्योल ने हमें डिसिप्लिन की बात की है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। तो डिसिप्लिन आपको बताता है, रेफर्स टू कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस रहेंगे, क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहेंगे, ये सब चीजें आपको डिसिप्लिन में कवर की जाती हैं। अब आप पूछो कि ये क्या है, समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए रूल बन गया, रूल तो रूल है सबके लिए, कि सब लोग सवेरे अपना सूरज का थोपड़ा लेके 9 बजे ऑर्गेनाइजेशन के गेट के अंदर एंटर हो जाएंगे।
9 बजे सब लोग अपना बस सूरज सा थोपड़ा लेके ऑर्गेनाइजेशन के गेट के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये क्या है? ये रूल्स है, आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। सबको यूनिफॉर्म पहन के आना है, ये भी क्या है? रूल है। सब लोग कैप वेयर करेंगे, सब लोग हेलमेट लगा के काम करेंगे, सब लोग सेफ्टी ग्लव्स पहन के काम करेंगे, सब लोग आप सेफ्टी बूट्स पहनकर काम करेंगे। तो इतने बजे आपको लंच करना है, इतने बजे वो काम करना है, तो नहीं, बल्कि सारी चीजें पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यही सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने चाहिए और इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है। ऐसा नहीं है बना के रख दिए, कोई फॉलो कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। तो ये सारे रूल्स, जितने भी चीजें मैंने बताई, ये सब चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आप सोचोगे, अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? जेल तो है नहीं है वहां पे। लेकिन ये भी बोला गया फ्योल के द्वारा कि अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है, तो एक जुडिशरी सिस्टम भी बनाओ। जुडिशरी सिस्टम आप समझते हो कि जो तय करेगा कि किस व्यक्ति को कितनी पेनल्टी चार्ज करनी है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए रूल है सुबह सुबह 9 बजे सबको एंटर होना है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, कोई भी हो, चाहे वो टॉप लेवल का व्यक्ति हो, चाहे सुपरवाइजर, सबको 8 बजे गेट के अंदर एंटर होना है। वर्कर बेचारे साइकिल से आ रहे हैं, साइकिल भांजते हुए आ रहे हैं, बेचारे साइकिल से भी वो लोग 8 बजे पहुंच जाते हैं। अब साइकिल मेरे से बनाते नहीं बनती। लकड़ी की गाड़ी गाड़ी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा घोड़ा, ये है हमारी साइकिल। अब वो बंदा आया साइकिल से, अब बेचारा एक वर्कर जो साइकिल से आ रहा है पेंडल मारते हुए, आप ये सोचो, वो उसको 9 बजे आना है। अरे गजब, ये बंदा 9 बजे आएगा। एक व्यक्ति है जिसके पास है, ओ माय गॉड, ये BMW। ओहो, एक है जिसके पास है BMW, और BMW मेरी थोड़ी टेढ़ी सी लग रही है। हाँ, अब ये व्यक्ति है जिनके पास BMW है और इनको आना है, इनको भी 9 बजे आना है। आना तो दोनों को ही 9 बजे है, लेकिन दिक्कत क्या है? फाइन क्या लोगे अगर कोई 9 बजे नहीं आया? मान लीजिए ये व्यक्ति 9 बजे नहीं आया, तो बोला गया कि फाइन दे दो तुम 100 रुपया। और ये व्यक्ति अगर कल 9 बजे नहीं आया तो इसने बोला 200 रुपया। इसके लिए तो 100 रुपया बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी एक दिन की मजदूरी 400-500 रुपया होगा, उसमें से 100 रुपया चला गया तो ये तो कंगाल हो जाएगा। लेकिन इसकी सैलरी भैया लाखों में है। ये क्या करेगा? 100 नहीं देगा, ये देगा 3,000 रुपये सीधे सीधे, पूरे 30 दिन का। बोलेगा मैं डेली लेट आऊंगा और अब मेरे से फाइन मत मंगाना। तो क्या ये उचित है कि सबसे सेम लेवल का हो सकता है ऐसा? तो एक जुडिशरी सिस्टम होगा, एक पैनल होगा जो ये डिसाइड करेगा कि कोई अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो। अब समझ में आया आपको? तो डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में काम सिस्टमैटिक तरीके से होता रहे, चॉस वगैरह ना हो, कहीं पे कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट ना हो, कहीं पे मिस हैपनिंग ना हो, कुछ भी सब लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम करते रहे, इसलिए डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन के अंदर हमें कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, और कोई फॉलो नहीं करता तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी चार्ज करनी पड़ती है। और किससे कितनी पेनल्टी चार्ज करनी है, इसके लिए हमें एक जुडिशरी सिस्टम भी तैयार करना पड़ता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सब चीजें डिसिप्लिन के अंदर बताई जाती हैं। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या आप ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो, क्या आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको डिसिप्लिन प्रिंसिपल के अंदर कवर करके बताई जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ्योल का तीसरा प्रिंसिपल भी समझ में आया होगा। समझ में आया क्या? तो एक बार अभी देख ले, हमने पीछे से क्या क्या देखा। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, डिवीजन ऑफ वर्क से। पहला प्रिंसिपल था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, इसमें फ्योल ने हमें बोला कि काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, एक काम का बर्डन किसी एक व्यक्ति पे मत डालो। जब एक काम को हम रेगुलरली करते जाएंगे तो हम उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, और फिर हमसे बेहतर उस काम को कोई भी नहीं कर पाएगा।
ये बात बोली गई प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क के द्वारा। दूसरा प्रिंसिपल हमने देखा था, इसका नाम था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बोला गया अगर किसी काम को करने की किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसे उस काम से रिलेटेड अथॉरिटी भी दीजिए। इक्वल होनी चाहिए, अथॉरिटी हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बराबर होनी चाहिए, ऊपर ज्यादा कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा प्रिंसिपल देखा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, हर काम को करने से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन से काम करने हैं कौन से काम नहीं करने हैं। ये तीन प्रिंसिपल हमने पढ़े। अब मैं आता हूँ आपको ऊपर चौथे प्रिंसिपल पे, यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड देना किसी को, अरे उठ रहे बैठ जा, कॉपी उठा के बैठ जा, बुक लेके बैठ जा, ऐसा काम, जा बाजार से सब्जी लिया, धनिया लिया, पुदीना लिया। घर में होता है ना तुम लोगों के साथ ऐसे ही, मम्मी बोली जा बेटा धनिया ले आ, पुदीना ले आ, मार्केट से जाके सब्जी ले आ, पापा बोल रहे हैं बेटा जा दुकान का शटर बंद करके आ जा, दुकान पे ग्राहक आया उसको एक सामान दे के आ जा। वहीं पे बड़ा भाई बोल रहा है मेरा ये काम कर देना, मेरे नोट्स लिख देना। बहन अलग बोल रही है, दुनिया भर के सभी लोग एक ही बेचारे हम ही लोगों पे परेशान करते हैं। हम बेचारे नन्हे से मासूम से बच्चे घर में बैठे बैठे दिन भर यही काम करते हैं, दूसरों के काम। एक टाइम पे ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक व्यक्ति काम दे रहा है, एक टाइम पे चारों लोग आ जाएंगे बैठे, मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे, मेरा ये काम कर दे, बोल तो भाड़ में जाओ, मुझे किसी का काम नहीं करना। आप चिड़चिड़ाने लगते हो। यहाँ पे जैसा घर पे आपके साथ होता है वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन में कई लोगों के साथ होता है। एक बॉस का ऑर्डर पूरा हो नहीं पाता कि दूसरा बॉस पहले ही ऑर्डर लेकर आ जाता है। तो वहां पे वर्कर्स हो जाते हैं बेचारे कंफ्यूज। तो इसीलिए इसीलिए हमारे कृष्ण जी ने, मतलब कि हमारे फ्योल जी ने अपनी गीता के ज्ञान के अंदर, अपने प्रिंसिपल्स के अंदर एक ये प्रिंसिपल भी डाला है जिसको हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड का नाम देते हैं। अब इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया देखिए, मैं एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना हम चार तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। हम चार तरह के प्रोडक्ट, मतलब हम बिस्किट बनाते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिस्किट्स बनाती है। और बिस्किट में हम चॉकलेट क्रीम बिस्किट बनाते हैं, चॉकलेट क्रीम बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी क्रीम बिस्किट बनाते हैं, हम लोग ग्लूकोज बिस्किट बनाते हैं, और हम लोग बटर बिस्किट। ये चार तरह के बिस्किट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। बनाते बिस्किट के बिस्किट है, लेकिन चार तरह के फ्लेवर्स के बिस्किट बनाते हैं। और हमारा ये काम करने का काम जो करते हैं वो करते हैं हमारे ये प्रोडक्शन मैनेजर साहब। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन मैनेजर ही ये सारे काम करते हैं। अब एक दिन ये सुबह सुबह 9 बजे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गए। सुबह का वक्त था, बढ़िया आ रहे थे, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे थे, चेक कर रहे थे, सब कुछ हिसाब किताब मिला रहे थे। इतने में इनको जनरल मैनेजर का कॉल आया, टिंग टिंग टुनु टुनु, कॉल आया। बोले जनरल मैनेजर साहब, बोले और पीएम साहब कैसे हो, प्रोडक्शन मैनेजर जी कैसे हो। ये बोले सर बढ़िया है, आप बताइए क्या संदेश है। बोले एक काम करना है बेटा, आज तुझे चॉकलेट बिस्किट बनाने हैं, आज अपने सारी टीम को लगा दे चॉकलेट बिस्किट बनाने में, जितने भी सुपरवाइजर हैं सबको बोल दे कि आज चॉकलेट बिस्किट बनने चाहिए। पीएम प्रोडक्शन मैनेजर बोला जी साहब हो जाएगा, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो जीएम ने फोन रख दिया, जीएफ ने नहीं, जीएम ने, गलत मत सुनना। अब थोड़ी देर में ये जा ही रहा था, सुपरवाइजर्स के पास पहुंच ही रहा था, सबको मीटिंग अटेंड करने के लिए बुला ही रहा था, उतने में कॉल आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ये मैडम जी का कॉल आया। मैडम जी बोली और सर कैसे हैं, बोले सर बढ़िया है मैम आप बताइए। मैम बोली सुनो बेटा, हम मार्केट में बहुत दिन से देख रहे हैं कि लोग चॉकलेट बिस्किट खा खा के पक चुके हैं, अब हम उन्हें स्ट्रॉबेरी बिस्किट का फ्लेवर टेस्ट करवाएं, तो आप एक काम करिए आज स्ट्रॉबेरी बिस्किट बनाइए। अब मैनेजर के दिमाग का होश उड़ा, अब किया तो क्या किया जाए, किसकी बात सुनी जाए किसकी बात ना सुनी जाए। एक तरफ एक ने बोला है चॉकलेट बनाना है, चॉकलेट बिस्किट बनाना है, दूसरी तरफ बोल रही है स्ट्रॉबेरी बिस्किट बनाना है। अच्छा, बात यहीं तक लिमिटेड नहीं रही बेटा, प्रेसिडेंट थे ऑर्गेनाइजेशन के, उनका इतने में कॉल आ गया भाई साहब को। बोले कि देखो पार्ले जी जैसा बिस्किट हम बनाना चाहते हैं, पार्ले जी बहुत बिकता है, वर्ल्ड नंबर वन सेलिंग बिस्किट है, तो एक काम करो ग्लूकोज बिस्किट में पार्ले जी से अच्छा एक बिस्किट बनाओ और उसको मार्केट में लॉन्च करना है। अब ये फिर और कंफ्यूज, और दिमाग के होश उड़े, अब क्या किया जाए।
इतने में सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने का ऑफिसर, अब इसका कॉल आ गया भैया। ये बोला बटर बिस्किट बनाने का है तेरे को, आज किसी की नहीं सुनने का है, बटर बिस्किट बनना चाहिए, मेरे को नहीं पता शाम तक बटर बिस्किट के 1000 बॉक्सेस तैयार मिलने चाहिए, मैं चेक करने आऊंगा, और मार्केट में सेल करने के लिए जाना है। अब ये हैरान परेशान बेचारा करे तो क्या करे, कहाँ पे जाए, कहाँ पे जाके आत्महत्या करे। 4 जगह से एक साथ ऑर्डर, ये तो बहुत नाइंसाफी होगी बेचारे के साथ, तो घटना हो गई। अब तो बेचारा कहीं का नहीं रहा, कहाँ पे मुंह दिखाएगा बेचारा जाके, किसको अपनी शक्ल दिखाएगा अगर टारगेट पूरा नहीं हो पाया। हर तरफ से जूते ही जूते खलने के चांसेस हैं। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, कहाँ पे जान फंसाई है बेचारे ने। अब क्या करें, देखो, अब काम तो करना पड़ेगा। ये भी टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, ये भी टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, ये भी टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, सभी लोग टॉप लेवल वाले हैं। एक का भी ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ तो वो चिढ़ जाएगा, आगे जिंदगी हराम कर देगा। तो अब क्या करें, क्या करें, तो इसने दिमाग लगाया, इसने बोला गो टू हेल ऑल ऑफ यू, मतलब बोला भाड़ में जाओ, मन में बोला, उनको नहीं बोला, मन में बोला भाड़ में जाओ, तुम लोग होशियार तो मैं बड़ा होशियार, मैं तुमसे ज्यादा होशियार। एक काम करता हूँ, फैक्ट्री का लगाता हूँ गेट और पहुंचता हूँ घर में और आराम से स्लीपिंग स्लीपिंग खेलता हूँ, आराम से सोता हूँ। क्या जरूरत है मुझे काम करने की, चारों लोग तो बेवकूफ बैठे होंगे वहां पे, किसी को पता ही नहीं है कि काम कैसे करवाया जाता है, मुझे क्या जरूरत है काम करने की, मैं तो आराम से घर पे बेड पे तकिया लगाकर सोऊंगा और देखूंगा सूर्यवंशम स्टार सेट मैक्स पर। क्यों? क्योंकि अगर जीएम ने कॉल किया, उसने सोच लिया पहले से, जीएम ने कॉल किया तो मैं बोल दूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम कर रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कॉल किया तो बोल दूंगा प्रेसिडेंट का काम कर रहा था, इसने कॉल किया तो बोल दूंगा सीईओ का काम कर रहा था, इसने कॉल किया तो बोल दूंगा जनरल मैनेजर का काम कर रहा था, जिसने भी बोला दूसरे का नाम लगा दूंगा। एक्सक्यूज देने का मेरे को क्या मिलेगा, मौका मिल गया। तो एक्सक्यूज देने का मौका हमें यहाँ पे मिल जाता है अगर कमांड एक जगह से नहीं आती है तो। और अच्छा, एक कंडीशन तो ये शातिर था इसलिए इसने ये दिमाग लगाया, अगर कोई आपकी तरह सीधा साधा होता तो वो तो बेचारा पागल हो जाता, उसके तो आंसू बहने लगते, उसके आंखों से तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों की धाराएं बह जाती बेचारे की। करता तो क्या करता, वो काम करना चाहता है लेकिन कर ही नहीं पाता, कैसे कर पाता, 4 लोगों का काम एक साथ हो नहीं सकता, अब वो बेचारा परेशान हो जाता, तो काम तो हमारा तब भी नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में फ्योल जी हमें ये क्वेश्चन बनकर फिर से आए और उन्होंने फिर से हमें एक ज्ञान दिया। उसने बोला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप किसी भी संस्था में चले जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को एक टाइम पर एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर को एक टाइम पर एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय को एक टाइम पे कई सारी कमांड्स दे दी जाती हैं, कई सारे ऑर्डर्स एक साथ दे दिए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयज का पागल होना निश्चय माना जाता है। एम्प्लॉयज को फिर आगरा के पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ेगा और आपको ये कतई मंजूर नहीं है, उस पर पैसा फिर अलग खर्च होगा। तो आप नहीं चाहते हो कि आपका कोई वर्कर बेचारा पागल हो, उसको किसी पागल खाने में भर्ती करवाना पड़े। इसलिए फौल जी ने बोला है अगर किसी वर्कर को कोई ऑर्डर दे रहा है तो ध्यान दीजिए एक टाइम पर उसको एक ही कमांड देनी चाहिए। 4 तरह की कमांड दोगे तो बेचारा वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा और आपका काम जो कर भी रहा होगा वो और अलग से बिगाड़ देगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा था। कमांड रेफर्स टू गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर। कमांड का मतलब होता है वर्कर्स को क्या देना, इंस्ट्रक्शंस देना, वर्कर्स को बताना, वर्कर्स को समझाना कि बेटा सुनो ये काम करने का है, तेरे को ये काम करने का, सभी वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना, ये कहलाता है कमांड देना। और ये प्रिंसिपल बताता है कि एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, एक टाइम पर एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, मल्टीपल जगह से कमांड नहीं मिलनी चाहिए। अगर मल्टीपल जगह से कमांड मिलेंगी तो इसका असर ये हो सकता है, इसका असर ये हो सकता है, एक तो ये कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आपस में इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी तो हो सकता है। मान लो उसने किसी 4 में से एक का काम शुरू कर दिया, मान लीजिए इसके काम शुरू कर दिया, तो ये 3 लोग इससे चिढ़ने नहीं लगेंगे कि हाँ बेटा इसी की सब सुनते हैं, हमारे तो कोई सुनता नहीं है, तो ईगो क्लैशेस आने लगता है, तो वो भी बच जाता है। उसके अलावा अगर ये चाहता तो एक्सक्यूजेस भी दे सकता था, शातिर होता तो एक्सक्यूज,
उसको बहाने मिल जाएंगे बाहर निकलने की कि मैं तो उसका काम कर रहा था, इसका काम कर रहा था, वो टाइम पर किसी का भी काम कंप्लीट नहीं करेगा। तो यूनिटी कमांड इसलिए लाया गया ताकि वर्कर्स को क्लियरिटी रहे कि उसे ऑर्डर कहाँ से लेना है, और एक टाइम पे एक बॉस एक ही ऑर्डर देगा और एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, मल्टीपल जगह से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। अब घर में आपके साथ अगर शोषण होता हो तो आप ये प्रिंसिपल वो घर वालों को बता सकते हैं कि देखिए मम्मी पिताजी बहनों भाइयों जितने भी लोग हैं, ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, आप लोगों ने कल के दिन मेरे को कोई ऑर्डर दोगे एक साथ चारों लोग बताओगे तो मैं किसी का भी काम नहीं करूंगा और बैठा रहूंगा। तो एक बेटर यही है कि एक टाइम पे मेरे को एक ही ऑर्डर दो तो वो मैं हंसी खुशी पालन उसका करता रहूंगा। फिर अगले दिन से मम्मी बोलेगी बेटा एक काम करो, इधर आओ, झाड़ू पकड़ो झाड़ू लगाओ, झाड़ू लग जाएगी, फिर मम्मी बोलेगी ये पकड़ो पोछा लगाओ। एक एक करके फिर ऑर्डर मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, झाड़ू करना पोछा करना बर्तन करना सारे काम करना है ऐसे ऑर्डर नहीं मिलेंगे, एक एक करके ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चार के चारों प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे। मैंने आपको चार प्रिंसिपल्स पढ़ाए हैं अभी तक, और चारों प्रिंसिपल्स में मैंने आपको फ्योलॉजी का बहुत ही भारी भरकम वाला ज्ञान बताया है। फ्योलॉजी के मैंने आपको बताया थे टोटल 14 प्रिंसिपल है, मैंने और ये भी बताया था कि हमारे 14 प्रिंसिपल आज की क्लास में कवर नहीं हो पाएंगे, एक घंटे के सेशन में 14 प्रिंसिपल्स कवर नहीं हो पाते हैं। मैं अपनी लाइव क्लास में पढ़ा था दो ही कवर हो पाते, यूट्यूब पे यहाँ पे कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, तो या इसकी वजह से आपसे बढ़ा रहा हूँ, किसी का सुन नहीं पा रहा हूँ, तो सिर्फ चार कमेंट आप भी चार प्रिंसिपल हो गए, नहीं तो लाइव क्लास होती तो दो या तीन प्रिंसिपल ही एक घंटे में हो पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके ये टॉपिक्स पूरे क्लियर कर पाया हूँ, मैंने चार प्रिंसिपल्स को कवर कर दिया आपको। अब अगर आप इसी को पूरा कोर्स बिजनेस स्टडीज का मैंने पहले भी बताया, जैसे फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, फर्स्ट से लेकर चैप्टर 12 तक सभी चैप्टर, साथ में इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सबका कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, अकाउंटेंसी का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अनअकैडमी पर एक बैच लॉन्च किए हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं फिर से दे देता हूँ, जो स्टार्टिंग में नहीं बाद में लेक्चर देख रहे हैं। ये हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है। इस बैच में हम लोग आपके सारे चैप्टर्स ए टू जेड कवर करेंगे, ए टू जेड हम आपके सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ही ये बैच ज्वाइन करेंगे और मुझे वहाँ पर देखेंगे। और मैंने आपको ये बताया वहाँ पे आपको ज्वाइन होने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बिना सब्सक्रिप्शन के आप ज्वाइन नहीं हो पाओगे। तो सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था, आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 6 या 12 मंथ का ही लें, इससे कम का ना लें, क्योंकि आपको ये सस्ता पड़ेगा और इसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी हो जाएगा। और प्लस कोर्सेज के मैं बेनिफिट बता ही चुका हूँ, वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, सभी एजुकेटर्स के जितने भी कोर्सेज हैं वो आप एनरोल कर सकते हो, देख सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी किसी भी टीचर के आप दे सकते हो, आप 12th कैटेगरी के अंदर अगर आप कोर्स लोगे तो। और उसके अलावा आपकी कंडक्ट वहाँ पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाएंगी, आपके क्यूज करवाए जाएंगे, आपकी रिटर्न प्रैक्टिस करवाई जाएगी, केस स्टडीज कवर करवाऊंगा मैं, सारी चीजें आपकी वहां पे कवर की जाएंगी, चैप्टर स्टार्टिंग से लेके एंड तक, हर चैप्टर में ये सारी चीजें वहां पे हम लोग आपकी कवर करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको बी अनुरागी कोड यूज करोगे या फिर कूपन कोड यूज करोगे बी अनुरागी 10, तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा अन अकेडमी के जितने भी कोर्सेज हैं सब पे। तो कोई भी आप एक कोड कोर्स ले लीजिए, उस पर ये कोड यूज करिए, तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोर्स पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आगे कभी मैं फिर से कोई सेशन लूंगा यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मैं फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ 11 12 13 14 जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, बाकी के नेक्स्ट जो बचे हुए प्रिंसिपल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप लोग पतली रास्ता पकड़ के कट सकते हैं, निकल सकते हैं पहली फुर्सत में। बाय 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 बाय। तो मैं एंड कर रहा हूँ आज का सेशन।